तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हाजिर है आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर, जो कि आपका ऑफिशियल यूपी एमएसपी पर रिलीज हुआ था, जिसमें आपके बहुविकल्पी जो क्वेश्चन हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी 2025-26 का जो आपका बोर्ड पेपर द्वारा जो एक मॉडल पेपर लॉन्च किया गया था। पेपर से पहले हर साल वो लॉन्च करते ही हैं। ठीक है, तो इस साल भी लॉन्च किए थे, तो उसका हम लोग 20 के 20 क्वेश्चन एज इट इज़ यहाँ पर आज देखने वाले हैं और देखेंगे कि पेपर किस तरीके से इस साल का बन सकता है, या जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन हैं वो किस तरीके के आए हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आ जाएं तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, और अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो हम आपको बता दें कि हम अपनी यूट्यूब चैनल पर अर्जुन मैथ्स पर पूरा का पूरा मैथ कक्षा 10वीं का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा चुके हैं। यानी सिलेबस आपका समाप्त हो चुका है। प्रायिकता का लास्ट वीडियो था, उसको हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। आप अभी नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में आप जब जाओगे तो वहाँ पर एक चैप्टर से लेकर 14 चैप्टर तक एक एक क्वेश्चन पूरा का पूरा हमने सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहते हैं जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होती है और यूजफुल भी होती है और आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड भी होती है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग 4 अथवा 6 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब अब ऐसे क्वेश्चन लेकर हम आएंगे जिनकी बोर्ड पेपर में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप एकदम आराम से पढ़िए। अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। हर दिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन को हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी, ये सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी ही हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन लगा हुआ है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है सह अभाज्य संख्याओं का युग्म। तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए अंग्रेजी में शायद इसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सह अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें, सह अभाज्य संख्या, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर हम बात करें सह अभाज्य संख्या की, तो सिर्फ और सिर्फ आप इतना सोचिए कि दो ऐसी संख्याएं लीजिए जिनमें वो एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे। अब आप कहोगे सर हम ऐसी कौन सी संख्या लें जो एक के अलावा किसी दूसरे से ना कटे। देखिए हम आपके सामने एग्जाम्पल बताते हैं, तब आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे हमने लिया एग्जाम्पल, मान लेते हैं यहाँ पर 3, 10 ले लेते हैं। ठीक है, कितना ले लेते हैं, 3, 10। अब ये जो 3, 10 है आपका, अगर आप ध्यान से देखो तो 3 और 10 के बीच में ऐसा कोई भी उभयनिष्ठ खंड नहीं है जो इन दोनों को साथ में काट दे। और बेहतरीन समझाने के लिए हम आपसे कहते हैं कि हम 4 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं। हम दो एग्जाम्पल लिए हैं, 3 और 10, इधर 4 और 6। अगर आप 4 और 6 को थोड़ा सा गौर करो तो जो 4 और 6 है ये आपका एक से तो कटवाई करेगा, लेकिन ये 2 से भी कट जाएगा, है कि नहीं है। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। लेकिन जो सह अभाज्य संख्या है वो ऐसी संख्याओं का युग्म होता है जिनमें एक के अलावा ऐसा कोई खंड नहीं होता जिनसे वो कट सकें। जैसे आप समझो 3 3 से ही कटेगा, जो 10 है वो या तो 1 से कटेगा, या तो 2 से कटेगा, या तो 5 से कटेगा। यानी 10 तो 1, 2 और 5 से कट जा रहा है, बट 3 किसी से नहीं कट जा रहा है। तो उन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, 1। यानी 3 और 10 के बीच में एक ही वो संख्या है जिनसे ये दोनों कट सकते हैं। बाकी और कोई भी संख्या नहीं है जिनकी सहायता से हम 3 या 10 को काटें। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3, 10 हमारा सह अभाज्य संख्या है, जबकि ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक के अलावा दो भी एक ऐसी उभयनिष्ठ संख्या आ रही है जिससे 4 और 6 दोनों कट जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिया है, कौन कौन सा। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा है आपका,
14, 35। उसके बाद बी वाला देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर 18, 25। सी वाला देखिए, सी वाला कितना लिखा है 31, 93। और डी वाला क्या लिखा है आपका 32, यहाँ पर 62। ठीक है। अब इन चारों विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना है जिनमें एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ खंड ना हो। ठीक है, यानी एक ऐसी कॉमन संख्या जो दोनों को काट दे, वो सिर्फ एक होना चाहिए। एक के अलावा अगर कोई आ रहा है तो वो आपका सहअभाज्य नहीं होगा। जैसे अगर आप देखो 14 को देखिए, 14 एक से कट सकता है, 35 भी एक से कट सकता है, लेकिन 14 और 35 ये दोनों को अगर हम 7 से काटें तो 7 दूना 14 और 7 पचे 35, यानी ये एक के अलावा एक संख्या 7 है जिससे कट जा रहे हैं। तो क्या ये आपका सहअभाज्य होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परिभाषा कहता है कि दो संख्याओं का एक ऐसा युग्म जिसमें एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ खंड ना हो, वो आपका यहाँ पर सहअभाज्य संख्या होता है। और इन संख्याओं के युग्म में ये सम और विषम हो सकता है। जैसे 14 सम है, 35 विषम है, तो जोड़ा सम और विषम का, सम और सम का, विषम और विषम का भी हो सकता है, बट उनमें एक के अलावा दूसरा उभयनिष्ठ खंड नहीं होना चाहिए। जैसे तो इसमें 7 है तो इसका मतलब ये है कि आपका उत्तर नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखो 25 और 18 के बीच, तो 25 और 18 के बीच ऐसी कॉमन संख्या चुनो जिनसे दोनों कट जाए। तो आप कहोगे सर एक के अलावा कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। क्यों? देखिए 6 से 18 कट सकता है, 5 से 25 कट सकता है, लेकिन कोई ऐसी संख्या बताइए जिससे 18 भी कट जाए और 25 भी कट जाए। क्या ऐसी कोई संख्या है? नहीं है। इसका मतलब ये है, यही आपका ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। यानी 18 और 25 आपका क्या है? एक तरीके से सहअभाज्य संख्या है। अगर आप देखो 31 और 93 को, तो आप कहोगे सर इसमें कॉमन दिखाइए। तो देखिए इसमें कॉमन है आपका 3। क्यों? देखिए 31 तियाँ 93, यानी अगर हम 31 का पहाड़ा 3 बेरियाँ पढ़ें तो 31 तियाँ 93, यानी 3 बार में ये कट जाएगा। तो 31 तो 31 से कटेगा, लेकिन 31 93 को भी काट रहा है। मतलब एक के अलावा यहाँ पर अगर हम लिखें तो 31 वह संख्या है जो दोनों को काट दे रहा है। इसका मतलब ये है, ये आपका सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। ऐसे इसको 2 से काटे, इसको भी 2 से काटे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 31। यानी एक के अलावा 2 जो है वो एक ऐसी संख्या है जिससे ये कट जा रहा है। इसका मतलब ये है, ये भी एक तरीके से सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सहअभाज्य संख्या क्या होता है और कौन सा ऑप्शन सही हुआ समझ में आया है। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और दूसरा बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर हम लोग मिटा देंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर लगा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं यक्स स्क्वायर फिर प्लस a+1 a+1 यक्स फिर प्लस यहाँ पर b, ठीक है, ये आपका द्विघात बहुपद है के शून्यक 2 और -3 है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, या a और b का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए जब ऐसी बात पूछे तो यहाँ पर जब शून्यक दिया है, देखिए इसके शून्यक भी दिए, हम लिख देते हैं इसके शून्यक। कौन कौन से शून्यक हैं इसके? देखिए एक शून्यक है इसका 2, और यहाँ पे लिख देते हैं -3। ठीक है, 2 और -3 इसके क्या है? शून्यक है। अब इसमें a और b का मान आपको पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड पेपर में अक्सर पूछा भी जाता है। देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि शून्यक क्या होता है। शून्यक वह मान होता है जिसको अगर आप बहुपद में या समीकरण में रख दो तो समीकरण या बहुपद दोनों का मान 0 हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस समीकरण के या इस बहुपद के शून्यक 2 और -3 है, तो अगर हम 2 रख दें यक्स की जगह पर, जहाँ जहाँ पर यक्स हैं,
तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, शून्य का परिभाषा यही होता है कि शून्यक किसी भी बहुपद या किसी भी समीकरण यानी द्विघात समीकरण का वह मान होता है जिसको अगर हम लोग समीकरण में रख दें तो समीकरण का पूरा मान 0 हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, शून्यक पड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार यक्स बराबर 2 रख देंगे। ठीक है, तो अगर हम यक्स बराबर 2 रख दें तो यहाँ पे लिख देते हैं यक्स बराबर 2 रखने पर। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए, अभी तो आप इतना बढ़िया से इसको लिखकर ऐसे समझा रहे हैं, ये तो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो क्या हमें बोर्ड पेपर में ऐसे लिख लिख कर तब टिक करना है कि कम समय में जल्दी से लिख कर टिक करना है? तो देखिए, अगर आप बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों, चाहे बोर्ड पेपर का चाहे अन्य किसी भी एग्जाम का, आप ध्यान दीजिए कि आप कम समय में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करिए। रही बात यहाँ पर आपको समझाने की, क्योंकि अभी हम आपको सिखा रहे हैं, इस वजह से हम आपको पूरा लिख कर समझा रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। जब आपको एक बार समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है तो आप उसको ईजिली कम समय में तुरंत टिक करने का प्रयास करिएगा, ज़्यादा समय मत लीजिएगा उसमें। ठीक है, इस वजह से कि अगर आप 20 क्वेश्चन में ही ज़्यादा टाइम ले लोगे तो 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन को कैसे करोगे। ठीक है, इसी वजह से आपको यहाँ पर हम लिख के समझा दे रहे हैं, बट जब आप पेपर में बैठिएगा तो अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो उसको तुरंत टिक करके आगे बढ़िएगा, नहीं आ रहा है तो उसको किसी छोटी सी जगह में सॉल्व करके तुरंत आगे बढ़िएगा, बहुत ज़्यादा उस पर जोर मत दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ समझते हैं यक्स बराबर 2 रखने पर, जब हम यहाँ पर यक्स बराबर 2 रखेंगे तो यक्स की जगह पर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ a+1, फिर गुणे यक्स की जगह पर यहाँ पर 2 और प्लस b। अब यक्स बराबर 2 रखने पर हमने कहा कि इस समीकरण का मान 0 हो जाएगा, तो बराबर क्या लिख दीजिए, 0। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 का a में गुणा करा देंगे 2a, फिर 2 का 1 में गुणा 2, फिर प्लस b बराबर 0। यहाँ पर देखिए 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2a प्लस b बराबर 0। अब ये जो 6 है, 6 को उस तरफ पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, 2a प्लस b बराबर -6। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आप एक बार यहाँ यक्स बराबर क्या रखोगे, -3। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यक्स बराबर -3 रखने पर, जब आप यक्स बराबर -3 रखोगे तो क्या मान आएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा -3 का स्क्वायर, फिर प्लस a+1 गुणित -3, फिर प्लस b बराबर 0 के, क्योंकि ये भी शून्यक है तो समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और -3 का a में गुणा तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 3 का a में गुणा तो ये हो जाएगा 3a, प्लस का माइनस में गुणा तो -3 प्लस b बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करिए कि 9 में से 3 घटा दीजिए, 6 बचेगा, -3a प्लस b बराबर 0। अब इन दोनों को बराबर के उस तरफ लेकर चलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 6 बराबर यहाँ पर 3a माइनस b, क्योंकि बराबर के उस तरफ माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों को चाहे तो विलोपन से चाहे तो प्रतिस्थापन से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखें 2a पहले वाले समीकरण को प्लस b बराबर -6 और यहाँ पर 3a माइनस यहाँ पर हो जाएगा b बराबर +6। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको लिख दीजिए जोड़ने पर। अब क्यों जोड़ने पर लिखोगे इसको, देखिए जोड़ने पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये खुद से ही कट जा रहा है, प्लस और माइनस ये कट जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5a, यहाँ पर -6 + 6 ये भी कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0। तो a बराबर ये 0/5 हो जाएगा, 5 से 0 में भाग करेंगे तो a बराबर 0 आएगा। क्या आ गया आपका a बराबर 0। अब ऑप्शन देखिए, अब इतना सॉल्व कर लिए हैं तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर डी को आप देखो तो a बराबर 0 लिखा है और b बराबर लिखा है -6।
अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखोगे, ए बराबर 0 लिखा है कामा, बी बराबर -6 लिखा है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर हो जाएगा? क्योंकि आप देखो, अगर हम इस समीकरण में यानी पहले वाले समीकरण में ए का मान 0 रखते हैं, तो ए का मान 0 तो मतलब ये वाला पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब बी बराबर क्या बचेगा, -6, यानी बी का मान है -6 और ए का मान है 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो सही उत्तर है इस प्रश्न का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसको ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना समय आप ऑप्शन में लगाओगे उतने समय में तो आपका ए और बी का मान निकल जाएगा। इस वजह से हम ऑप्शन वाला विधि नहीं लगा रहे, नहीं तो इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करवा देते, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो गया है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा दिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला आपसे क्या कह रहा है, संख्या n स्क्वायर -1 8 से विभाज्य होती है यदि n है एक, चार ऑप्शन दिया है, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या और सम संख्या। देखिए कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि संख्या है आपका n स्क्वायर -1, ठीक है। n स्क्वायर -1 जो है वो 8 से पूरी तरीके से कट जाती है। मतलब अगर आप 8 से n स्क्वायर -1 से भाग करो तो जो आपका शेषफल आता है वो 0 आता है, मतलब संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। तो n की जगह पर क्या रखें, एक पूर्णांक रखें, एक प्राकृतिक संख्या रखें, या एक विषम संख्या रखें, या एक सम संख्या रखें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चार चीज़ें दिया है, ए दिया है पूर्णांक, बी जो दिया है वो दिया है आपका प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और यहाँ पर सी जो है आपका वो है विषम संख्या, और जो डी है आपका वो है सम संख्या, ठीक है, सम संख्या। देखिए अगर आप इन चारों के बारे में कुछ भी नहीं जानते तब आप ये नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेकिन अगर आपको इनके चारों के बारे में पता है तो आप आराम से टिक कर सकते हो। बात करें पूर्णांक की, देखिए पूर्णांक जो होता है वो दो होता है, कौन कौन सा, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। अगर हम परिभाषा की बात करें तो ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो और धनात्मक पूर्णांक, इनको मिला दिया जाए तो कुल मिलकर क्या बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं, ठीक है। यानी अगर हम एक ऐसी रेखा खींचे, यहाँ पर जीरो कर दें, जीरो की इस तरफ 1 2 3 और इस तरफ -1 -2, इस तरफ -3, ऐसे चलें तो ये आपका क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है। जीरो की इस तरफ धनात्मक पूर्णांक होता है और इस तरफ होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब बात करें प्राकृतिक संख्या का, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, देखिए इसकी परिभाषा कैसे बनी, ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्या, इन सभी को मिलाकर क्या बनता है, पूर्णांक बनता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या का। पूर्णांक को अंग्रेजी में बोलते हैं वोल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या की बात करें, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या आपने सुना होगा, 1 से लेकर 9 तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। तो अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, 1 से लेकर 9 तक की संख्या को क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। विषम संख्या को क्या बोला जाता है, इंग्लिश में ऑड नंबर बोला जाता है, ठीक है। सम संख्या को इवन नंबर बोला जाता है। तो विषम संख्या एक ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती, जैसे 1 3 5 7 9, ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाती है। बात करें अगर सम संख्या का, इवन नंबर का, तो ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, जैसे 2 4 6 8 10, ऐसे ये चलता चला जाएगा, ठीक है। अब इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो यहाँ पर n का काम करेगी, क्या वो एक पूर्णांक होगा, क्या वो प्राकृतिक संख्या होगा, क्या वो विषम संख्या होगा या सम संख्या होगा। तो अगर आप ध्यान से समझो,
तो पूर्णांक, पूर्णांक में अगर हम मान लेते हैं, हम कोई भी एक संख्या लेते हैं, रेंडमली कोई संख्या लेते हैं, ठीक है, कोई फिक्स नंबर नहीं है कि नहीं नहीं यही होगा, नहीं, हम मान लेते हैं कि 1 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर n की जगह पर 1 रखें तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 और बटे में 8, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 0, 0/8 भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग n की जगह पर 1 रख रहे हैं तो ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, 0 हो जा रहा है तो कटे जा रहा है। 2 रखते हैं, अगर आप 2 रखोगे n की जगह पर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -1/8, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 घटा दो बटा 8 है, ठीक है। 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 3, 3/8। क्या 3/8 जो है आपका वो पूरी तरीके से विभाजित है? नहीं है। ये 3/8 जो है वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये है कि पूर्णांक तो नहीं होगा, चाहे आप प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो, ये वाला काम करेगा नहीं, यानी n का मान एक पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आ रहा है ना? एकदम आराम से समझ में आएगा। बस आप जो हम बता रहे हैं उसको पढ़ते चलिए। अगर आप नई चीज़ें हमसे सुन रहे हैं तो उसको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नया लगेगा, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्या में भी 1 है, 2 है, तो जब 2 है तो 2 यहाँ पे रखे थे तो ये 3/8 आ गया, मतलब ये प्राकृतिक संख्या से भी नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पर है विषम संख्या, विषम संख्या में 1 रखे थे तो देखो 0 आ गया था, यानी 1 रखने पर तो कट गया। अब 3 रखते हैं, ठीक है, अगर हम n बराबर क्या रख दें, 3 रख दें यहाँ ट्राई करने के लिए कि क्या ये 8 से कटेगा, तो यहाँ पर है n का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर -1/8। तो आप बताओ 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 1 घटा दीजिए और बटे में 8 है, तो 9 में से 1 जाएगा, क्या होगा 8 बचेगा, तो 8/8 ये कटकर 1 आ गया, यानी ये संख्या पूरी तरीके से 8 से विभाजित है। अगर हम आगे चेक करने के लिए क्या करें, 5 रख दें, जैसे हमने 1 रखा तो 0 कट गया पूरी तरीके से, 3 रखा तो 1 यानी पूरी तरीके से कट गया। अगर हम जांच करने के लिए 5 रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ 5, तो 5 का स्क्वायर -1/8, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 -1/8, तब 25 में से 1 जाएगा, बचेगा 24, 24/8 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम n की जगह पर एक विषम संख्या रख दें तो हमारा जो n स्क्वायर -1 है वो 8 से पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी तो आप बता ही नहीं। देखिए डी में है 2 और 2 को हमने यहाँ पे रखा था, मान आया 3/8 जो कि पूरी तरीके से 8 से कटा नहीं। इसका मतलब ये है कि सम संख्या आप नहीं रख सकते। तो कौन सा विकल्प आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। एक एक चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ आपको समझने में दिक्कत ना करे, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करा है आपसे, यहाँ पर करा है कि रेखाएं a1x प्लस यहाँ पर b1y प्लस c1 बराबर 0 के, ठीक है, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा यदि, 4 ऑप्शन दिया है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि हमारे पास 2 आपके रैखिक समीकरण हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो जब आप पाठ 3 पढ़ रहे थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगर इस तरीके का सिचुएशन आए और इसमें पूछे कोई भी हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, एक से अधिक हल होगा, तो उसके लिए 3 कंडीशन था, ठीक है। अगर हम देखें तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय के लिए था
A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। अगर आपको याद आ रहा हो तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो यहाँ पर सीखते चलिए, ठीक है। उसके बाद कई हल होंगे, कई हल जिसे बोलते हैं अनेक हल, ठीक है। अनेक हल, तो अनेक हल के लिए होता क्या था, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ये अनेक हल के लिए था। अगर हम देखें कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए क्या होता है, यहाँ पर होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। यानी अगर दो समीकरण हैं और उनमें देखा जाए कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तब उसका कोई भी हल नहीं होगा। अब आपके सामने चार ऑप्शन हैं। पहला जो ऑप्शन है उसमें ही आपका लिखा है, अगर हम पहला ऑप्शन को देखें तो लिखा है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। अगर आप पहला ही ऑप्शन देखोगे तो पहले ही ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यानी कोई हल नहीं है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, और ये ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, तो बाकी के ऑप्शन को हमको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां आपके स्क्रीन पर लग चुका है। लिखा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि एक ऐसी परिमेय संख्या चुनिए जो शून्य ना हो। दूसरा, एक अपरिमेय संख्या लीजिए और उन दोनों का गुणा करवा दीजिए। तो जब आप गुणा करवाओगे तो उनका गुणनफल क्या आएगा, चार ऑप्शन है, सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या, या एक आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप एक ऐसी संख्या चुनो जो कि परिमेय हो लेकिन जीरो ना हो, जैसे हमने चुना 5, ठीक है, 5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद कह रहा है और एक अपरिमेय संख्या लीजिए, जैसे हमने एक अपरिमेय संख्या लिया अंडर रूट में 2। अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम इनका गुणा करवा दें तो ऐसे जब गुणा करवाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5 अंडर रूट 2 आएगा, है कि नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया 3, एक तरीके से परिमेय संख्या है। यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अगर हम इनका गुणा करा दें तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट में 5। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने 4 ले लिया, फिर गुणे में यहाँ पर अंडर रूट 6 कर देते हैं। ये एक तरीके से अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या, इनका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4 अंडर रूट में 6। तो ये सभी जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कौन सी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय। तो आप देखोगे कि ये भी आपका अपरिमेय है, ये भी आपका एक तरीके से अपरिमेय संख्या है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है, और ये भी आपका अपरिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्या जिसके साथ भी आएगी उसको अपरिमेय ही बना देगी, चाहे वो गुणा में हो, चाहे वो जोड़ में हो, चाहे वो घटाना में हो, चाहे वो भाग में हो। अपरिमेय संख्या जिसके साथ भी जुड़ा है वो अपरिमेय ही कहलाएगा। जैसे 5 अंडर रूट 2 में 5 परिमेय है लेकिन अंडर रूट 2 अपरिमेय है, तो 5 अंडर रूट 2 ये दोनों मिलकर अब क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। ऐसे 3 अंडर रूट 5, 3 आपका परिमेय है जबकि अंडर रूट 5 अपरिमेय है, दोनों साथ में आ गए तो क्या बन गए, अपरिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्या जिसके भी साथ रहेगी उसको अपरिमेय ही बना देगी। इसका मतलब ये है कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो सदैव अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो गया, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या, ठीक है।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सदैव अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, यानी आपका यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा वो सदैव अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं और बढ़ जाते हैं आगे। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है ax स्क्वायर फिर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ठीक है, के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब कथन क्या दिया है, पहला, समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है, समीकरण के दो भिन्न वास्तविक के होते हैं यानी वास्तविक मूल के होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने द्विघात समीकरण पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है बहुत अच्छे से, उम्मीद करते हैं आप पढ़े भी होंगे। तो द्विघात समीकरण जब आप पढ़ रहे थे तो आपको एक चीज़ मिला होगा, विविक्तिकर, ठीक है। विविक्तिकर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही विविक्तिकर बोला जाता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब जब d बराबर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac था तो उसमें मूलों के अस्तित्व के बारे में चर्चा हुआ था, मूलों के अस्तित्व के बारे में चर्चा हुआ था कि अगर इस तरीके का कोई द्विघात समीकरण है जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है और हम विविक्तिकर निकालें यानी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें और उसका मान 0 से बड़ा आ जाए, जब 0 से बड़ा आ जाता है तो उसके जो मूल होते हैं वो भिन्न होते हैं और वास्तविक होते हैं। यानी पहला जो कथन है वो यही कह रहा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो क्या आपका मूल वास्तविक और भिन्न होगा, तो हाँ ये बिल्कुल होगा। यानी अगर बी स्क्वायर का मान मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो जो आपका मूल आएगा वो वास्तविक भी होगा और भिन्न भी होगा, मतलब पहला वाला कथन तो सही है। दूसरा कह रहा है समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी दूसरा में कह रहा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो क्या समीकरण के मूल बराबर होते हैं, तो हाँ समीकरण के मूल क्या होते हैं, बराबर। ऐसे में फार्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी जो आपका यहाँ पर द्विघात समीकरण दिख रहा है ये फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में, और जो मूल आता है वो बराबर आता है, यानी दूसरा भी कथन आपका क्या है, सही है, ठीक है। चलिए तीसरा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो हमारा जो मान होता है मूल का वो वास्तविक नहीं होता, ये भी बात सही है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए तो जो मूल होता है वो वास्तविक न होकर काल्पनिक होता है, इसका मतलब इसका ये भी बात क्या है, सही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कह रहा है कि समीकरण के दो से अधिक वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाए। कह रहा है कि समीकरण के हमारा समीकरण के दो से अधिक वास्तविक मूल होंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर वो द्विघात है तो उसके दो ही मूल निकलेंगे, एक का नाम होता है अल्फा और दूसरे का नाम होता है बीटा, तीसरा कोई मूल ही नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये वाला कथन आपका क्या है, गलत है। मतलब पहला दूसरा और तीसरा कथन आपके सही हैं, चौथा वाला गलत है। अब देखिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन लगाए भी हैं हम, देखिए यहाँ पर ऑप्शन लगा है, ठीक है। लिखा है पहला और तीसरा सही है, देखिए पहला और तीसरा सही है। फिर कहा है दूसरा तीसरा और चौथा सही है, तो आप बताओ दूसरा तीसरा चौथा सही है, नहीं, दूसरा और तीसरा तो सही है लेकिन चौथा गलत है, मतलब बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। केवल तीसरा और चौथा सही है, तीसरा और चौथा सही है, नहीं, तीसरा तो सही है लेकिन चौथा गलत है। फिर कहा है
पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो आप देखो, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी इसका पहला भी कथन सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं और बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि समांतर श्रेणी -5 -5/2 0 5/2 का 11वां पद है। देखिए एपी दिया है, एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, -5 दिया है, उसके बाद यहाँ पर दिया है -5/2, उसके बाद दिया है आपका 0, फिर 5/2, फिर ऐसे करके दिया है इसका 11वां पद आपसे क्या किया पूछा है। ठीक है, 11वां पद आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला है शुरू का पद और शुरू वाले पद को बोलते हैं प्रथम पद, जो कि है -5। फिर हमको निकालना पड़ेगा इसमें डी। तो डी बराबर देखिए क्या होता है कि दूसरे पद में से पहले को घटा दीजिए, यानी 5/2 में से आप घटाइए -5 को। ठीक है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा +5। तो 5 का 2 में गुणा, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो d बराबर यहाँ -5 फिर +10/2। तो -5 को 10 में अगर जोड़ेंगे तो एक तरीके से घटाएंगे आप, तो 5/2 आएगा। यानी d का मान कितना आ गया, 5/2। अब यहाँ पर दिया है 11वां पद ज्ञात कीजिए, यानी n बराबर 11 है। अब हमसे पूछ रहा है 11वां पद, यानी a11 बराबर आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी में पहले ही फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। तो अगर हम a11 बराबर रखें तो a का मान कितना है, -5 है, फिर प्लस n का मान है 11 -1 और d का मान है 5/2, तो 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ a11 बराबर ये -5 फिर प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 गुणे 5/2। 2 से अगर हम 10 को काटें तो 5 आ जाएगा और 5 बचे हो गया 25, यानी a11 बराबर -5 फिर +5 बचे 25। अगर हम 25 में से 5 को घटा दें तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा a11 बराबर 20। यानी जो इसका 11वां पद है वो है आपका 20। देखिए 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, 4 ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन है ए वाला वो दिया है -20, बी वाला जो ऑप्शन है वो दिया है 20 और सी वाला जो ऑप्शन है वो दिया है -30 और डी वाला जो ऑप्शन है वो दिया है 30। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सा विकल्प हमारा सही हुआ, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि अगर आप यहाँ पर 25 में से -5 को घटाएंगे तो बचेगा आपका कितना, 20। ठीक है, और वही आपका सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। चलिए इसको इरेज कर देते हैं और बढ़ जाते हैं आगे, इसको यहाँ पर मिटा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कर रहा है कि -4, 4, और 0, 3 निम्नलिखित के शीर्ष हैं। अब 4 ऑप्शन दिया है, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम रेंडमली क्या करते हैं, एक ऐसे त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि उसकी आकृति क्या होगी, बस 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति हम ले लेते हैं। इसके शीर्ष मान लेते हैं ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। मान लीजिए कि ये जो -4, 0 ये आपका शीर्ष ए है, -4, 0 और जो शीर्ष बी है उसका मान यहाँ पर 4, 0 है और जो शीर्ष सी है आपका वह है 0, 3। तो यहाँ पे लिख दीजिए 0, 3। अब आपको ये पता करना है कि ये कौन से त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो सबसे पहले इनके बीच की दूरी निकालिए। जैसे अगर हम ए बी के बीच की दूरी निकालें, इसको मानना पड़ेगा x1 y1 x2 y2। निर्देशांक ज्यामिति में आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ाया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालोगे भुजा ए बी के बीच की दूरी। फार्मूला इसमें क्या लगता है,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है आपका एक तरीके से फार्मूला है। अब अगर हम भुजा ए बी को निकालें तो यहाँ पर ये हो जाएगा x2 का मान क्या है 4 है, तो लिख दीजिए 4 माइनस x1 का मान -4 है, तो माइनस और माइनस +4 हो जाएगा का स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान है 0 माइनस y1 का मान है 0 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर इनसे कोई मतलब नहीं है, 0 है, ख़त्म हो जाएगा। मतलब यहाँ से है 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा आपका ए बी बराबर यहाँ पर 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करोगे तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और वर्गमूल कितना होता है 8 ही होगा। क्यों, स्क्वायर से ये जो रूट बाहर का है इसको काट दीजिए तो बचेगा कितना आपका 8 ही बचेगा। यानी जो ए बी आया वो कितना आया 8 आया। ठीक है, अब निकालते हैं बी सी। तो भुजा बी सी के बीच की दूरी अगर हम निकालें तो देखिए एक बार यहाँ पर फार्मूला लिख दिए हैं, बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इसको माने x1 y1 और इसको माने x2 y2, ठीक है, फार्मूला होता है x2 मतलब 0 माइनस x1 का मतलब होता है -4 का यहाँ पर स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान है यहाँ पर 3, फिर माइनस y1 का मान है 0 का स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो बी सी बराबर ये क्या हो जाएगा, 0 में से 4 जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 में से 0 जाएगा तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यहाँ पे लिख देते हैं 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। इसका मतलब ये है कि बी सी का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं सी ए का मान। तो अगर हम सी ए का मान निकालें, यहाँ पे जगह है इधर लिख देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग किसका मान निकालें सी ए का, तो यहाँ पे लिख देते हैं सी ए बराबर ये हो जाएगा आपका, देखिए जब आप सी को मान रहे हो सी से ए तक जा रहे हो तो ये हो जाएगा आपका x1, यहाँ पर y1, और ये हो जाएगा आपका x2, और ये हो जाएगा आपका y2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमको इसको रख देना है। तो रखेंगे तो क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 है -4 माइनस x1 है 0, तो -4 का मान 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान है 0 माइनस y1 का मान है 3 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये मान आ जाएगा, देखिए सी ए बराबर यहाँ पर -4 और -0 जोड़ेंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 -3 तो -3 का स्क्वायर। तो सी ए बराबर ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9, तो सी ए बराबर 16 9 कितना हो गया 25, तो सी ए बराबर 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, तो आप देखो सी ए का मान क्या आ गया, सी ए का मान आ गया 5। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता चल चुकी हैं, ये है 8, ये है 5, ये है 5। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, यानी बी सी और सी ए ये दोनों आपस में बराबर हैं। और किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समद्विबाहु त्रिभुज, यानी -4 का 0, 4 का 0 और 0 का 3 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर मिटा देते हैं और फिर बढ़ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कोई प्रश्न है नहीं, बस एक कथन है, बताना है कि वो कथन किन का है। लिखा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यह कथन किसका है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने पाठ 6 पढ़ा था जिसका नाम था यहाँ पर त्रिभुज, और त्रिभुजों में हमने पढ़ा त्रिभुजों की समरूपता। जब हम लोग समरूपता पढ़ रहे थे तो आप अपनी किताब में देखोगे एक गणितज्ञ हैं जिनका नाम है थेल्स। ठीक है, उन्होंने ही कहा था कि अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं ऐसे,
हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया भी है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। यहाँ पर अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं और उन दोनों त्रिभुजों का कोई एक कोण आपस में बराबर है, जैसे हम देख लेते हैं कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है, तब उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा। यानी तब हम कह सकते हैं कि जो ए बी बटा पी क्यू है वो आपका ए सी बटा पी आर के बराबर है और त्रिभुज समरूप होता है। लिख देते थे हम लोग, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ऐसे हम लोग लिख देते थे। ये किनका नियम था? ये था थेल्स का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पाठ 6 में जाओगे तो आपको मिल जाएगा गणितज्ञ थेल्स के बारे में जानकारी। तो उन्हीं का ये कथन था कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में, यानी दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, मतलब बराबर रहता है। यह कथन किसका है? तो पहले ही ऑप्शन में दिया है थेल्स, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा सा सवाल था। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 10वां कह रहा है कि दिए गए चित्र में, हालांकि चित्र यहाँ पर दिया नहीं है, मतलब दिया है चित्र, हम बनाए नहीं है, हम यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB इस प्रकार हैं कि कोण APB बराबर 50 अंश है। तो कोण OAB का मान बताइए। देखिए यहाँ पर सवाल कुछ इस तरीके से कह रहा है कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है और P से दो स्पर्श रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं, PA और PB। यहाँ पर लिख देते हैं A और यहाँ पे लिख देते हैं B। इसका केंद्र है O, इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, इस तरीके से मिला देते हैं। ये आपका चित्र है। कह रहा है कि कोण APB, ठीक है, कहाँ पर है? APB ये कितने अंश का है? 50 अंश का है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? कोण OAB का मान बता दीजिए। किसका मान? OAB, मतलब OAB ऐसे इसको मिला देंगे तो यहाँ पर जो कोण बनेगा यही इसी का मान पूछा जा रहा है। यानी यहाँ पर जो कोण बन रहा है पूछ रहा है। तो अगर हम इसको छोटे में लगाएं तो सिर्फ इतना कि आप समझो कि केंद्र पर बना कोण और ये जो बाह्य बिंदु पर बना कोण है, इनको अगर हम जोड़ दें तो मान 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कोण AOB होना चाहिए, अगर हम यहाँ पर AOB फिर प्लस APB इनको जोड़ दें तो मान कितना हो जाना चाहिए? 180 अंश हो जाना चाहिए। इसको हमने सिद्ध भी करवाया है। ठीक है, यानी इन आमने सामने के कोणों का योगफल क्या हो जाएगा? 180 अंश। अब इसका मान पता करना है। ठीक है, इसका मान पता करना है, AOB का मान पता करना है। इसका मान है आपका 50 अंश, बराबर ये हो जाएगा 180। 50 को इस तरफ लेकर जाइए तो AOB बराबर ये हो जाएगा 180 माइनस 50, यानी AOB बराबर हो जाएगा 130 अंश। ठीक है, AOB का मान क्या आ गया? 130 अंश। यानी यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर ये बन रहा है 130 अंश का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज AOB में। अगर हम चलें त्रिभुज AOB में तो आपको तीन कोण मिलेंगे। कौन कौन सा? एक तो यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बनेगा। अच्छा, आप देखो जितनी भुजा यहाँ पर OA की है उतना ही OB की है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या आपस में बराबर होती है। जब ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। मतलब जो कोण यहाँ पर A वाला बन रहा है, यहाँ पर जो B बन रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी अगर हम इन त्रिभुज AOB में इन तीनों कोणों को जोड़ें तो हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं,
कोण ए ओ बी, फिर प्लस कोण ओ बी ए, फिर प्लस कोण हो जाएगा यहाँ पर ओ ए बी बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। ठीक है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। अब इसका मान आपको पता है 130 अंश। ठीक है, इसका मान हमें नहीं पता, लेकिन ये दोनों ही आपस में बराबर हैं, यानी जितना ये वाला होगा उतना ये वाला भी होगा, क्योंकि इनकी भुजाएं बराबर हैं। तो अगर हम इसको यक्स मान लें तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, यक्स। ये हो जाएगा 180, 130 को उस तरफ ले कर जाइए, इनको जोड़िए तो ये हो जाएगा 2x बराबर 130 माइनस, मतलब 180 माइनस 130, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 50 अंश। और 2 से अगर हम 50 को काटें तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25 अंश। x हमने क्या मान रखा था, ये बाहर वाले जो कोण है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण हमने x मान रखा था। तो इस कोण का क्या नाम है, ओ ए बी। इसका मतलब ये है कि कोण ओ ए बी का जो मान है वो आ गया 25 अंश, और यही हमसे पूछ रहा था कोण ओ ए बी का मान बताइए, तो कितना आ गया, 25 अंश। तो कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, यहाँ पर लिखा है 25 अंश, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लिखा है 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश का मान बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। अगर हम ध्यान से देखें तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने आपको फार्मूला बताया था 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमने बताया था tan 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan 2 थीटा। तो सेम टू सेम यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है, 30 है, इसका भी मान tan 2, और थीटा की जगह पर 30 अंश है, तो 30 दूना हो जाएगा 60, यानी ये हो जाएगा tan 60 अंश। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए, सी में लिखा हुआ है tan 60 अंश, और वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर हम लोग मिटा देते हैं। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan 2 थीटा के। यहाँ पर थीटा की जगह पर 30 अंश है, मतलब tan होगा 2 होगा थीटा की जगह पर 30, तो 30 दूना कितना हो गया 60। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी दिया है tan 60 अंश, और वही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां आपका यहाँ पर 11 पार्ट से है। ठीक है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जिसको हम लोग बोलते हैं, 11 पार्ट है। 10 पार्ट तो आपका वृत्त है। लिखा है त्रिज्या आर तथा कोण थीटा अंश वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए इसमें ऑप्शन पर डिपेंड करता है, आप अपने से इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस आपको ये है कि फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले वाले ऑप्शन में लिखा है थीटा बटा 180 गुणित पाई आर स्क्वायर, तो क्या ये ऑप्शन सही होगा। बी वाले में देखिए क्या लिखा है आपका यहाँ पर, थीटा बटा 180 गुणित 2 पाई आर। सी वाले में क्या लिखा है, सी वाले में लिखा है आपका थीटा बटा 720 गुणित यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर। और डी वाले में क्या लिखा है, डी वाले में अगर हम देखें तो लिखा है थीटा बटा 360 गुणित 2 पाई आर। ये 4 ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर थीटा बटा 180 लिखा है पाई आर स्क्वायर, ये तो होगा नहीं क्योंकि फार्मूले में बटा 360 है और यहाँ पर 180 है, मतलब ये वाला गलत है। यहाँ पर देखिए थीटा बटा 180 2 पाई आर, यहाँ 2 पाई आर है जबकि यहाँ पाई आर स्क्वायर है, मतलब ये भी गलत है। अब थीटा बटा 720, यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर है, अगर हम 2 से इसको काटें
दो एक कम दो और दो से काटेंगे तो 360 आएगा, यानी आ गया थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही उत्तर है। डी वाला तो आपका वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा थीटा बटा 720 गुणित 2 पाई आर स्क्वायर, जिसको अगर हम लोग सरल करेंगे तो आएगा थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन है, यानी जो गिल्ली डंडे का खेल होता है इसमें जो गिल्ली होती है उसका आकार कैसा होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो गिल्ली कुछ इस तरीके से आपको दिखती है, इस तरीके से दिखती है, ठीक है। जिसको हम लोग बचपन में क्या करते थे, यहाँ पर डंडे से, अब तो कोई गिल्ली डंडा खेल भी नहीं करता, नहीं तो पहले होता था गिल्ली का आकार इस तरीके से, ठीक है, और उसको डंडे से क्या किया जाता था, ऐसे ज़मीन पे रख के मार के फिर मार दिया जाता था। तो कह रहा है कि गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का जो आकार होता है वो निम्नलिखित आकृतियों का संयोजन है। कौन कौन सी आकृति इसमें सम्मिलित है, तो आप देखो ये शंकु है, ये बेलन है, ये शंकु है, मतलब इसमें दो ठो शंकु है और एक खो बेलन है। तो दो शंकु और एक बेलन से मिलकर गिल्ली बना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है दो बेलन, तो दो बेलन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर एक ही बेलन है, ठीक है। उसके बाद लिखा है एक शंकु और एक बेलन, एक शंकु और एक बेलन नहीं है, दो ठो शंकु है और एक खो बेलन है। उसके बाद लिखा है दो शंकु और एक बेलन, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सी वाला सही है। दो ठो शंकु है, एक खो बेलन है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दो शंकु और एक बेलन के संयोग से क्या बनता है आपका, एक गिल्ली बनता है, ठीक है। अब चौथा वाले ऑप्शन में लिखा है दो बेलन और एक शंकु, ये गलत है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी, दो शंकु और एक बेलन से मिलकर गिल्ली का निर्माण होता है। तो चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 14वां देखते हैं, 13वां तो हो गया ना। लिखा है नीचे कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए हुए हैं। तो एक तरफ देखिए यहाँ पे लिखा है त्रिकोणमितीय मान, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। एक तरफ तो ये लिखा है और दूसरी तरफ इनका मान लिखा हुआ है। जैसे अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखें तो यहाँ पर लिखा है ए, फिर बी, सी और डी, ठीक है, चार ठो लिखे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है आपका साइन 90 और अंश लिखा है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कॉस 90 अंश, उसके बाद लिखा है टेन 45, उसके बाद लिखा है सेक 45, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरफ इसके मान दिए हैं, इसमें पहला है अंडर रूट में 2, दूसरा है अंडर रूट में 3, तीसरा है आपका यहाँ पर 1 और जो चौथा है वो है आपका 0। अब इसको मिलान करना है बेसिकली, ठीक है। नीचे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, सुमेलित का मतलब इसका इसमें मिलान करना है लेकिन सही सही। जैसे साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, तो ए वाले का क्या हो गया, ए वाले का हो गया 3, ठीक है। फिर कामा दे दीजिए, कास 90 का मान होता है 0, तो यहाँ पर आपका बी वाले का क्या हो गया, बी वाले का हो गया चौथा। उसके बाद टेन 45 का मान होता है, एक ही होता है, ये तो गलत लिख दिया, ठीक है, टेन 45 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर टेन 60 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 45 है यहाँ पर 60 होगा तब ये सही होगा, नहीं तो ये सही नहीं होगा, तो हम 60 लिख लेते हैं, ठीक है। अब पेपर में क्या लिखा है एक बार देखना पड़ेगा, फिलहाल हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर टेन 60 लेते हैं। टेन 60 का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, यानी जो सी है उसका मान आ गया 2, और जो डी है सेक 45, सेक 45 का मान होता है अंडर रूट 2, यानी जो डी है उसका मान है आपका पहला, ठीक है। अब इसको मैच कराइए, तो पहला वाले ऑप्शन में देखिए ए का मान 2 दिया है, नहीं, ए का मान 3 से शुरू होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए ए का मान 3 है, बी का मान 4 है,
सी का मान 2 है और डी का मान 1 है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका जो ये वाला ऑप्शन है वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी से, तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि किसी समय एक खंभे की छाया खंभे की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। अब यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं ये खंभा है, ये हमारे सूर्य भगवान है। ठीक है, इस तरीके से अब ये खंभा जो है, कह रहा है किसी समय एक खंभे की छाया खंभे की लंबाई √3 गुनी है। जैसे यहाँ से प्रकाश आएगा तो छाया इस तरफ बनेगा। तो अगर मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है, तो ये जो छाया है ये √3h बनेगा, यानी √3 गुना बनेगा किसका, खंभे की लंबाई का। तो खंभे की लंबाई को हमने h माना था, तो उसका अगर हम लोग √3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3h। तो कह रहा है कि ये बताइए कि उन्नयन कोण जो यहाँ पर थीटा बनेगा वो कितने अंश का बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसके सामने की भुजा लंब और ये हो जाएगा आधार। अगर आपने 9 पाठ पढ़ा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, तो देखिए लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार के बीच कौन संबंध बताता है, टैन। तो हम लोग लगाएंगे टैन थीटा बराबर लंब यानी h बटे आधार √3h। तो h से h खत्म हो गया, ऊपर बचा 1। यहाँ पर टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/√3, और 1/√3 टैन के पदों में किसका मान होता है। आप कहोगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा टैन 30 अंश का। ठीक है, तो यहाँ पर टैन से टैन ऐसे खत्म कर दीजिए, हालांकि ऐसे खत्म होता नहीं है, ये इस तरफ जाएगा, इन्वर्स लगेगा, वो कक्षा 12 में आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 अंश। जब आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ोगे तब वहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि ये ऐसे कटता नहीं है, फिलहाल काम चलाने के लिए हम लोग ऐसे काट देते हैं। ठीक है, तो थीटा का मान कितना हो गया, 30 अंश हो गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए देखिए 30 अंश लिखा है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16वां देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16वां क्या करा है यहाँ पर आपसे, कह रहा है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा एक कोष्टक में, दूसरे में 1 + cot थीटा - कोसेक थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर लिखिए 1 प्लस यहाँ पर लिखा है tan थीटा प्लस यहाँ पर sec थीटा, और दूसरे में 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot थीटा, उसके बाद माइनस कोसेक थीटा। इसका मान आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। अगर आप इसको बेसिक तरीके से लगाओगे तो कम से कम 1 से 1.5 पन्ने में ये सवाल लगेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत ही छोटे में लगा देते हैं, मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 स्टेप, बहुत ज़्यादा हो गया, मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 स्टेप में आराम से हो जाएगा। ठीक है, करते क्या है हम लोग कि हम देखते हैं कि यहाँ पे थीटा का मान, ऐसा कौन सा कॉमन मान लिया जाए कि इनमें इनका मान ना बदले। अगर हम थीटा का मान 45 अंश रख दें तो देखिए tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही cot अगर थीटा की जगह पर 45 रख दें तो cot 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी मान नहीं बदला। उसके बाद सेक की जगह पर अगर हम सेक थीटा की जगह पर सेक 45 लिखें, इसका मान होता है √2, और अगर हम वही कोसेक 45 अंश लिखें तो इसका मान होता है √2, यानी बदलेगा नहीं। बेसिकली हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर थीटा की जगह पर 45 अंश रख देते हैं अपने से। अगर हम थीटा की जगह पर मान न रख कर ऐसे ही लगाएं तो ये कम से कम 1 से 1.5 पन्ने में हल होगा, जो हमारे लिए एक तरीके से बेनिफिशियल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें भी अगर हम 1 से 1.5 पन्ने यूज कर लें केवल एक सवाल के लिए तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। ठीक है, समय भी जाएगा और हमारा काम भी नहीं हो पाएगा, हो सकता है बीच में कहीं गड़बड़ हो जाए तो फिर से हम उसको लगाने लगें। ठीक है, जबकि बहुविकल्पी में इतना समय नहीं देना होता है। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस, अब ये tan 45 का मान 1 होता है, फिर प्लस सेक 45, थीटा की जगह पर क्या लिख रहे हैं, 45 अंश। ये हमने बताया है, अगर आप हमारी वीडियो देखे होगे त्रिकोणमिति का तो हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो सेक यहाँ पर 45 का मान होता है √2, और यहाँ पर 1 प्लस
काट 45 का मान 1 माइनस कोसेक 45 का मान √2, तो 1 और 1 हो जाएगा 2 प्लस √2, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 माइनस √2। ये बन गया एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर से यहाँ पर स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर -2, 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 2, यानी इसका जो उत्तर आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाता है, इसका सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 2 आपका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अभी हमने आपको बताया था, प्रायिकता भी पढ़ा रहे थे, प्रायिकता का जो पहला वाला पार्ट था उसमें एक क्वेश्चन था, एकदम सेम टू सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हमने आपको बताया था जो प्रायिकता का मान होता है वो हमेशा हमेशा 1 से छोटा 0 से बड़ा होता है, यानी प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, यानी प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, इसके ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन दिए हैं। पहला है 2/3, दूसरा है आपका कितना -1.5, सी वाला है आपका 15%, और जो डी वाला है आपका वो है आपका 0.7। तो देखिए अगर आप 2/3 की बात करोगे तो ये प्रायिकता है, क्योंकि इसको हल करेंगे तो इसका मान 0.666 आएगा, जो कि आपका 1 से कम है, ये है ऋणात्मक। तो प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हमसे ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना यहाँ पर किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो जो ऋणात्मक संख्या आया है वो घटना किसी भी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आप 15% करोगे 0.15 आएगा, वो भी प्रायिकता है। 0.7 1 से छोटा, ये भी प्रायिकता है। तो ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर सभी प्रायिकता है, ऑप्शन नंबर बी प्रायिकता नहीं होगा क्योंकि ये ऋणात्मक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ जाते हैं और इसको हम लोग इरेज कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18वां कह रहा है, संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में उपयोगी होता है। कहने का मतलब ये है कि संचयी बारंबारता का यूज कहाँ किया जाता है, माध्य में, माध्यक में, बहुलक में, कि सभी में। देखिए जो संचयी बारंबारता होता है उसका यूज माध्यक में किया जाता है। किस में किया जाता है, माध्यक में। ठीक है, माध्यक में इसलिए किया जाता है क्योंकि माध्यक में हम लोग पहले बारंबारता दिया रहता है और उसके बाद संचयी बारंबारता निकालते हैं, फिर हमको ये पता चलता है कि कौन सा श्रेणी यानी कौन सा आपका अंतराल बीच में बैठेगा। ठीक है, उसी वजह से हमको माध्यक में क्या निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी संचयी बारंबारता का यूज सब में नहीं किया जाता, केवल और केवल माध्यक में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 19वां। ठीक है, 19वां में कह रहा है कि आंकड़े 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए जो आंकड़े लिखे हैं उसको हम बता देते हैं। लिखा है 2 3 7, फिर 2, फिर 7, फिर यहाँ पर 5, फिर 3, फिर 7। इसका हमसे बहुलक पूछ रहा है। हमने आपको बताया था बहुलक क्या होता है, वह संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आई रहती है वही बहुलक है। ठीक है, यहाँ पर गिनिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। तो आप देखोगे जैसे 2 को गिने, 2 एक बार आया, 2 बार, केवल 2 बार आया है। 3 को अगर गिने, 3 एक बार आया, 2 2 लिख दिए। 7 को गिने, 7 कितनी बार आया, 1 2 और 3 बार आया। फिर अगर हम देखें 5, 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो आप बताओ सबसे ज़्यादा बार कौन आया। तो सबसे ज़्यादा बार अगर आप इधर देखोगे तो 3 है, मतलब जो 7 है वो सबसे ज़्यादा बार आया है 3 बार। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा।
तो बहुलक बराबर क्या हो गया यहाँ पर, बहुलक बराबर हो गया आपका 7, यानी जो पद जितनी ज़्यादा बार आता है वही उसका बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए 7 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 20वां क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर 20वां क्वेश्चन को अगर हम लगाएं, इधर ही लगा देते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या लिखा है, यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 है तो बंटन की माध्यिका होगी। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर माध्य दिया है, ठीक है, माध्य दिया है 16 और जो बहुलक है वो है 13। ठीक है, यहाँ पर बहुलक क्या है आपका 13 है। हमसे क्या पूछ रहा है, माध्यक पूछ रहा है, यानी माध्यिका हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमने एक को आपको फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला बताया था, बहुलक बराबर, एक बहुलक बराबर भी बताया था। बहुलक बराबर क्या होता था, 3 गुणे यहाँ पर माध्यिका और -2 गुणे माध्य, ये फार्मूला हमने आपको बताया था। ठीक है, या हम ऐसे बताए होंगे यहाँ पर 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक +2 गुणे माध्य। ठीक है, ऐसे फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको कहाँ मिलेगा, जब आप प्रश्नावली 13.3 पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको फार्मूला मिलेगा। तो बहुलक की जगह बहुलक 13 दिया है, 13 लिख दिए, 3 गुणे माध्यिका जिसको हमको निकालना है, -2 गुणे माध्य, माध्य का मान है 16, तो 16 का 2 में गुणा करवा देते हैं, तो 16 दूना हो जाएगा 32, यानी ये हो जाएगा 13 बराबर 3 गुणे माध्यिका, फिर प्लस यहाँ पर 13 दूना नहीं 16 दूना 32। अब 32 को क्या करिए आप यहाँ पर इस तरफ लेकर आइए। ठीक है, अब देखिए ये माइनस में है, यहाँ प्लस में नहीं है, ये माइनस में है, तो इस तरफ ये हो जाएगा बराबर 3 गुणे माध्यिका को यम से दर्शा दीजिए। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 5 3 1 4 बराबर 3 गुणे माध्यिका, तो 3 से 45 को काटेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी इसका जो माध्यिका आया वो कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो इसका माध्यिका आया वो आपका 15 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने मॉडल पेपर जो 2025-26 का था, जिसमें 20 ठो बहुविकल्पी क्वेश्चन थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देंगे और वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे एक अगले प्रैक्टिस सेट में कुछ नए सवालों के साथ, जहाँ पर ना केवल हम अब बहुविकल्पी क्वेश्चन लगवा रहे होंगे, बल्कि आपका 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन छांट कर लगवाएंगे जो बोर्ड पेपर में या तो पहले आया हुआ है या आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं, और अभी तक अगर आप चैनल पर बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।